जो आपकी स्टार्ट शुरू होती है मीन से लगा के और रिग्रेशन तक जा रही है, यहीं पर ही सारा एनालिसिस और सारे टूल्स अप्लाई होने वाले हैं यहाँ तक। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो एक आध क्लास में कोशिश करते हैं कि उसको जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा तो और अच्छे से हो जाएगा, और इन केस अगर कोई नहीं देख पाया, किसी से छूट गया है, तो उसको भी रिवाइज हो जाएगा। तो बड़ी आसान आसान सी चीज़ें हैं, क्योंकि आप पीजी तक आते आते कई दफ़े आपका स्टार्ट से पाला पड़ जाता है इन द इंटर्स और फिर ग्रेजुएशंस में भी। तो सबसे पहला तो आपके लिए सिंपल अर्थमेटिक मीन है, ठीक। और उससे आपको तो पाला ही है, तो टोटल ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय द नंबर्स इन अ ग्रुप। अगर फ्रीक्वेंसीज हैं तो फ्रीक्वेंसीज को आप एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। फिर अगर एज्यूम के साथ निकाल लो, एज्यूम एक मीन ले लो, उससे डिविएशन लेके करना है। तो ये सारे आप ऑलरेडी कर चुके हो गए, इसलिए केवल मैं आपको याद दिला रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। और फिर एक वेटेड मीन, तो वेटेड मीन का आप लिए एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि अभी आपकी एफएम की क्लासेस चल रही हैं। तो एफएम की क्लासेस में एक चैप्टर होगा आपके लिए द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब आप कैलकुलेट करते हो, तो इन द केस ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू गिव यू द एग्जांपल रिगार्डिंग द वेटेड मीन। तो जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करते हो, तो एक आपके लिए मेथड होता है WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वो कुछ भी नहीं है, वो केवल वेटेड मीन का ही एक आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है, विच इज़ इन यूज़, ठीक है ना। उसमें आपके पास जैसे तीन तरीके की कैपिटल्स हैं, डिबेंचर्स हैं, शेयर्स हैं, या रिटेन्ड अर्निंग है, इस तरीके की तीन कैपिटल हैं। तो वो आपके लिए क्या हो गई, वेट हो गई। और उनके अगेंस्ट में जो आपकी कॉस्ट आ रही है फॉर एक्वायरिंग सच कैपिटल, वो एक सेकेंड आपके लिए कॉलम में लिखी होती है, उनका मल्टीप्लिकेशन आपने किया, और उसका बाद में उन तीनों का समेशन कर दिया, जोड़ लगा दिया, और उसको आपने डिवाइड कर दिया बाय द वेट। और वेट टू बी फाइनली यू कैन अज्यूम एज लाइक वन। तो जितने भी मान लीजिए आपके 7 करोड़ की शेयर कैपिटल है, और 5 करोड़ की डिवेंचर है, और 3 करोड़ की आपकी रिटेन्ड अर्निंग है, तो इनको सबको आप वन मार लो। उस वन के हिसाब से उन कैपिटल का प्रपोर्शन दे दो आप, मीन्स द वेट असाइन कर दिया आपने फ्रॉम द टोटल। और उन वेट को असाइन करने के बाद में आपने उसको जो रेस्पेक्टिव कॉस्ट है उनसे मल्टीप्लाई करके WX पा लिया, और उसके बाद उसको डिवाइड बाय द W, आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल गई। ये एक सिंपल एग्जांपल है वेटेड मीन का, ठीक। तो मीन, वेटेड मीन, इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन, वो जितने भी आपके नंबर्स हैं, इनको आपको क्या करना है, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, एंड द नंबर्स जो उनकी संख्या है उससे आपको डिवाइड करते हुए स्क्वायर रूट ले लेना। यहाँ तक भी बात क्लियर हो गई। इसमें लॉग और एंटी लॉग भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक। एंटी लॉग ऑफ द टोटल लॉग वैल्यूज निकालिए उनकी आप अपनी उसकी, और उसको डिवाइड करिए n से, फिर उसका एंटी लॉग ले लीजिए। एक ये मेथड होता है, केवल याद दिला रहा हूँ मैं, कुछ कराने हराने वाला नहीं हूँ, परेशान मत होइए। फिर इसके बाद एक हार्मोनिक मीन है, कि वो क्या करता है कि वट एवर द टोटल वर्क लेंथ और वट एवर द टोटल रिगार्डिंग एनी एक्टिविटी यू आर एज्यूमिंग, वो किस किस कितने कितने भाग में बटा हुआ है, उसको आप रेसी प्रोपोर्शनली डिवाइड कर लीजिए, क्लियर। तो एक दो छोटे छोटे से एग्जांपल हैं, क्योंकि आप सारे पीजी में हो, इसके बाद में आपको अच्छी जगह पर जाना है या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। तो बड़े छोटे छोटे से एक दो छोटे से एग्जांपल हैं, उनको जल्दी से आप लिखिए। और ये जो तीन चीज़ें डिस्कस हुई हैं, इनमें जल्दी से उसको आप अप्लाई करके मुझे आंसर बताने की कोशिश करिए। लिखिए फटाफट। इफ़ द एवरेज रेनफॉल, इफ़ द एवरेज रेनफॉल फॉर अ वीक excluding Sunday was 4.2 centimeter. सर फॉर अ वीक के बाद क्या है? Okay. If the average rainfall for a week excluding Sunday is 4.2, is anyone is claiming that I am not audible? Is it to all of you?
यस सर। यस अब सर। सबको ये दिक्कत आ रही है? नो सर, आ रही है आपकी वॉइस। बाकी लोग भी कंफर्म करो यार कि इसमें टाइम नहीं वेस्ट हो भाई, क्योंकि आपके पास बड़े, हमारे आपके बीच में बड़े आर कम लेक्चर्स हैं। यस, तो प्लीज नोट सर करिए। आ रही है सर। हाँ तो नोट प्रॉपर आ करिए, रही है। फटाफट नोट करिए। सर आ रही है आवाज। ओके, फटाफट नोट करिए। तो इफ द एवरेज रेनफॉल इन अ वीक एक्सक्लूडिंग संडे इज 4.2 सेंटीमीटर, यानी पूरे हफ्ते में इतवार को छोड़कर, रविवार को छोड़कर अगर 4.2 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है, एंड ड्यू टू द हैवी रेन ऑन संडे द एवरेज रेनफॉल ऑफ अ टोटल वीक इज 7 सेंटीमीटर, देन यू हैव टू फाइंड आउट द रेनफॉल ऑफ संडे। अब हम इसको आसानी से समझा दे रहे हैं आपको हिंदी में, फिर आपको करना है। अभी लिख लीजिए केवल कि पूरे हफ्ते में रविवार का दिन छोड़ करके बारिश होती है 4.2 सेंटीमीटर। इतवार के दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, जिस कारण से कि पूरे हफ्ते का मतलब रविवार को मिलाते हुए एवरेज रेनफॉल हो जाता है 7 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑन संडे, ये आपको इसमें से निकालना है। ठीक, पहला सवाल। दूसरा, जल्दी से लिखिए दूसरा, एवरेज डेली प्रोडक्शन, एवरेज डेली प्रोडक्शन ऑफ अ साइकिल टायर, average daily production of a cycle tire in a factory for first 20 days of a month is 390 per day. ये तो बड़ा आसान है। And if in the remaining 10 days, and if in the remaining 10 days the average daily production is 400 tires per day, then what is the daily production of whole month? यानी महीने के शुरुआत के 20 दिनों में अगर 390 टायर प्रतिदिन बन रहे हैं, बाद के 10 दिनों में 400 टायर प्रतिदिन बनते हैं, तो पूरे महीने का एवरेज प्रोडक्शन आपको बताना है। तो थर्ड, ये सारे के सारे अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके लिए। वो टेबल बना के मैं करवाने वाले के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। ये सब के आप अभ्यस्त होंगे। मुझे आपसे वो बात करनी है कि जिससे आपको यूजेस पता चले इनका इन एनी इंडस्ट्री। साथ ही साथ अगर कंपटीशन की आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कुछ इस तरीके के कभी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तीसरा लिखिए, द एवरेज मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स आर 100. The average marks of 20 students are 100, but it was revealed that one student were misread as 66 instead of 166, and another student। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके बेटा, मैं आराम से बाद में पूरा फिर बता दूंगा आपको अच्छे से हिंदी के साथ में। अभी केवल लिख लीजिए, वन स्टूडेंट वाज मिसरेड एज 66 इंस्टेड ऑफ 166 एंड अनदर स्टूडेंट एज 100 इंस्टेड ऑफ 10। फाइंड आउट द करेक्ट मीन करस्पॉन्डिंग विद द करेक्ट स्कोर्स। अब वो बोलता है कि आपसे कि 20 स्टूडेंट हैं कि जिनका एवरेज आ रहा है 100। फिर बोलता है कि एक स्टूडेंट जिसको कि 66 लिख दिया गया 66, उसको होना चाहिए था 166। करेक्ट वाज द 166 एंड इनकरेक्ट विच वाज इंक्लूडेड इज 66। एक दूसरा स्टूडेंट है कि जिसको 100 लिख दिया गया लेकिन उसके नंबर थे 10। अब बोलता है कि इसका करेक्टेड मीन बताइए मुझे इस डेटा सेट का। तो ये 3 सवाल आपके लिए हो गए अर्थमेटिक मीन से कि जिनका पाला आपको आगे पढ़ सकता है। और अब आपको एक जल्दी से लिख लेना चाहिए क्वेश्चन रिगार्डिंग हार्मोनिक मीन में कहाँ पर कैसे आप देखोगे कि कंपटीशन मीन का इस्तेमाल आता है या लाइफ में आ सकता है।
एक वहाँ का क्वेश्चन हम लोग लेंगे, उसके बाद फिर आपके लिए इनको आपको करने के लिए मैं 5 से 7 मिनट का समय दूंगा। जल्दी से लिखिए। इफ अ मैन ट्रेवल्ड फर्स्ट, एक जर्नी है किसी व्यक्ति की, वो कई सारे मोड इस्तेमाल करता है और उसमें कई सारे डिस्टेंस कवर करता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इफ अ मैन ट्रेवल्ड फर्स्ट 900 किलोमीटर ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन, यानी जो उसकी यात्रा है उसमें से 900 किलोमीटर वो ट्रेन से तय करता है, पॉइंट वाइज लिखिएगा। और ट्रेन की स्पीड थी 880 किलोमीटर पर आवर। 900 किलोमीटर की यात्रा उसकी ट्रेन से होती है, जिसमें ट्रेन की रफ्तार है 80 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर इसी जर्नी को आगे फर्दर कंटिन्यू करता है, वो 2000 किलोमीटर की और यात्रा करता है, 2000 किलोमीटर बाई प्लेन, हवाई जहाज से। और तब उनकी एवरेज स्पीड होती है 300 किलोमीटर पर आवर। और फिर वो अपने गांव के पास पहुंच जाता है। तो उस शहर से जहाँ पे प्लेन ने छोड़ा, वहां से गांव के घर तक जाने के लिए 20 किलोमीटर का यात्रा बचती है, तो वो एक टैक्सी ले लेता है। और उस टैक्सी की एवरेज स्पीड होती है 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर थोड़ा बेटा करेक्शन है कि वो टैक्सी ले लेता है तो उसका डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, और टैक्सी की एवरेज स्पीड है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर से मैं आराम से दोहरा देता हूँ। एक पूरी यात्रा में कोई कहीं से चलता है, ट्रेन से पहले सफ़र करता है 900 किलोमीटर का, और ट्रेन की रफ्तार होती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर उसके बाद वहाँ से वो प्लेन से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है, 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, और प्लेन की एवरेज स्पीड होती है 300 किलोमीटर पर आवर। फिर वो टैक्सी से चलता है, 20 किलोमीटर की यात्रा करता है, 20 किलोमीटर, और टैक्सी की एवरेज स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर आवर। नाउ यू हैव टू फाउंड आउट व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल जर्नी। क्लियर? तो ये 3 क्वेश्चन है। अब आप इसको कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं? और इसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा। लास्ट क्वेश्चन में आप हार्मोनिक मीन लगाइएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में आप हार्मोनिक मीन लगाएंगे, और आपको इसके लिए टाइम मिलेगा ये सारे क्वेश्चंस को करने के लिए। नाउ इट इज़ 11:24 माई वॉच, 11:30, 6 मिनट का समय है आपके पास। कैलकुलेटर ले लो और फटाफट कर लो। ये 11:30 पे हम लोग आपस में बात शुरू करते हैं। तब तक अगर किसी के पास आंसर आ रहे हैं तो वो चैट पे भी डाल सकता है और बता भी सकता है। यस शिवम, हैव यू एनीथिंग टू से?
यस, नाउ योर टाइम इज ओवर। क्या हुआ है आपका, जल्दी जल्दी बताइए मुझे। यस प्लीज, नाउ इट इज टाइम ऑफ योर रिस्पॉन्स। जिसका जो भी हुआ है वो फटाफट बताना शुरू करे, गलत सही सबकी छूट है। अरे कुछ बोलेंगे आप लोग देवियों सज्जनों? सर 2 क्वेश्चन सर सॉल्व किए हैं। ओके हाँ बताइए कौन से। सर एक तो एवरेज रेनफॉल वाला, अच्छा, एंड एक वो ट्रेन वाला। ट्रेन वाला। ओके, तो यस एवरेज सर। रेनफॉल में कितना आ रहा है आपका संडे का रेन? सर इसमें आ रहा है, एक मिनट सर, सर 45। ओके, और ट्रेन वाले में बेटा? ट्रेन वाले में सर पॉइंट में बताया कि सर वो फ्रैक्शन में? जिसमें भी बता दीजिए। सर एक मिनट, सर 714 ओके पॉइंट समथिंग। ओके, कोई और? क्योंकि अभी हम लोगों का 2 क्वेश्चन एवरेज के और बचे हुए थे। सर यस, मैथ्स वाला है हाँ बताइए। सर, उसमें पूरा नहीं आ पाया है सर, आंसर उसका सही नहीं आ रहा है, कुछ गलत कर दिया है। नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस आप अपना रखिए, जो भी आपने किया वो बता दीजिए। सर टोटल जो उसने ट्रेवल किया है और फिर उसका टोटल टाइम निकाला हुआ है। हम्म, फिर टोटल टाइम निकालने के बाद समझ नहीं आ रहा स्पीड ओके, वगैरह जो दी हुई है। देखो बेटा मुझे ये बात पूरी तरीके से समझ आ रही है यस सर। कि जो मैंने बोला था कि आप लोग पीछे का देखोगे अच्छे से, और ये मैं बिल्कुल इस पे डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। इसका मतलब जैसे मैंने बोला ये मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, आपने इसको उठा के एकदम किनारे कर दिया कि आगे की बात होगी। प्लीज ऐसा मत करिए, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं ना कि इस तरीके के क्वेश्चन, अब मुझे अब आंसर अब मत बताइए आप लोग, मैं ही डिस्कस कर दे रहा हूँ अभी। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आप किसी कंपटीशन में जा रहे हैं तो ये सदा खतरा बने रहते हैं आपके लिए, और जैसे ही आप इन्हीं चीज़ों को छोड़ते हो तो कई जगह पे कई सारी दिक्कतें आ जाती है। ये एक बिल्कुल छोटा सा था, मीन तक थे हम, अभी आगे तो इसके बहुत सारे पड़ाव हैं। तो ऑब्जर्वेशन मेरा कंप्लीट हो गया कि जो मैंने ये बोल के छोड़ा था कि इसको आप लोग देख लेंगे, कितना देखा है आपने ये पता चल रहा है मुझे। ओके, कुछ माइक खुल रहे थे, हाँ आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो जल्दी से बोल लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं जल्दी से। यस, बीच बीच में किसी के माइक खुल रहे थे, वो कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, तो चलिए जल्दी से आप डिस्कस कर लीजिए। पहला क्वेश्चन रेन से रिलेटेड था, तो इन द केस ऑफ द रेन उसने बोला कि 6 दिन में 4.2 के हिसाब से गिरता है। ठीक है, तो पहले तो आपको 6 दिन का रेनफॉल निकाल लेना चाहिए, और अगर 6 दिन का एवरेज 4.2 है तो आप लोग सारे लोग पेन उठाओ और साथ साथ इसको करो फटाफट। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 4.2, दिस इज द टोटल रेनफॉल विच इज बिटवीन द 6 days एक्सक्लूडिंग संडे। ऐसे 25 पॉइंट। यस, 25.2 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक आपकी बात बेटा। फिर वो बोलता है कि रविवार को बहुत ज्यादा बारिश हो गई, इस कारण पूरे हफ्ते का रेनफॉल कितना हो गया, 7 का एवरेज आ गया। तो नाउ 7 days, बिकॉज नाउ संडे इज इंक्लूडिंग, तो 7 into 7, तो नाउ 39। total rainfall is 49 centimeter. Okay, now total rainfall is 49 centimeter, and rainfall of the 6 days you have already calculated, that is 25.2. तो 49 में से 25.2 आप घटा दीजिए तो आपको संडे का रेनफॉल पता चल जाएगा। 23.8 सेंटीमीटर आ रहे हैं। करेक्ट, तो ये एक बात हुई बेटा। और इस तरीके के आप लोगों ने जब भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दिए या नहीं दिए, आगे तैयारी करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन मिलते हैं जो कुछ है नहीं, आपके इन्हीं अर्थमेटिक मीन से और इनसे ट्रैक्ड हैं, वो 1 सेकेंड के काम हैं। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। दूसरा कौन सा था, टायर वाला? यस सर। ओके, तो एवरेज डेली प्रोडक्शन ऑफ द साइकिल टायर ऑफ फर्स्ट 20 days इज 390। तो 390 इंटू 20, ये आपको मिल जाएगा 20 दिन का आउटपुट ऑफ एनी फैक्ट्री, और 10 दिन में वो 400 के हिसाब से बनाता है, तो 10 इंटू 400, 4000,
तो पहली फिगर आपकी आई 7,800 और दूसरी आई 4,000, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 11,800। दिस इज द टोटल आउटपुट ऑफ द फैक्ट्री एंड दिस टोटल आउटपुट इज अगेंस्ट 30 डेज। तो इसको आप 30 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका एवरेज प्रोडक्शन पर डे मिल जाएगा आपको। इज इट क्लियर? और इसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्स की भाषा में कंबाइंड मीन, क्योंकि दो डेटा सेट हो गए थे आपके पास। वन इज ऑफ जहाँ पर n था आपका पहले डेटा सेट में 20, दूसरे डेटा सेट में था 10, और मीन था पहले डेटा सेट में 390 और दूसरे डेटा सेट में 400। तो अगर हम लोग इसको बोले कंबाइंड मीन निकालना है तो इसका फार्मूला बन जाएगा n1 इंटू द मीन 1 प्लस n2 इंटू द मीन 2 डिवाइडेड बाय द n1 प्लस n2। तो ये कंबाइंड मीन है कि दो डेटा सेट की जो मीन वैल्यूज हैं विद द रेस्पेक्टिव n, उनसे हम कैसे कंबाइंड मीन निकालें। तो ये दो डेटा सेट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। इनमें यही इसी तरीके से आप फार्मूले को आगे बढ़ा दोगे। इज इट क्लियर? ये बात क्लियर हो रही है? ओके। तो आपने पहले में क्या जाना? आपने पहले में ये जाना कि इफ देयर इज एनी x इज अनप्रेजेंट, हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। ये आपने जान लिया रेनफॉल के थ्रू। दूसरा आपने कंबाइंड मीन निकालने का तरीका जान लिया। ठीक, अब तीसरा इससे रिलेटेड किस तरीके की प्रॉब्लम बन सकती है? वो बन सकती है कि इफ द x इज इनकरेक्ट। अब ये x अगर इनकरेक्ट है तो क्या होगा? तो अब अगर x इनकरेक्ट है तो हम लोग तीसरा सवाल देख लेते हैं कि 20 स्टूडेंट थे और उनका एवरेज आ रहा है 100। तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा इसका? 20 स्टूडेंट हैं और जिनका एवरेज आ रहा है 100, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 2000। ठीक, अब बोलता है कि ये इनकरेक्ट है मार्क्स क्योंकि इसमें x सही नहीं है। तो अब हमें क्या करना चाहिए बेटा? अगर हमें पता हो जाए कि इसमें से ये दो चीज़ें इस ग्रुप की नहीं है, ख़राब हैं, और दो चीज़ें जो हैं इस ग्रुप की हैं जो इसमें आ नहीं पाई, तो जो इस ग्रुप की नहीं है उनको आप हटा दीजिए और जो इस ग्रुप की हैं उनको इस ग्रुप में ले आइए। यही तो तरीका होगा ना। अगर मुझे बोल दिया जाए कि ये वाला जो खाना बना है इसमें जो ये 2 आइटम फिट हैं ये इस खाने के नहीं है, तो मेरा दायित्व बनता है कि इनको मैं बाहर करूं, और जो बेचारे इस ग्रुप के थे नहीं शामिल हैं उनको मैं शामिल कर दूं। ठीक, तो अब आपको उसने बताया कि जो 66 है वो इस ग्रुप का नहीं है, दैट इज द मिसरेड, और दूसरा वाला जो 100 है वो भी इस ग्रुप का नहीं है, दैट इज अ मिसरेड। तो इन दोनों का टोटल आप इस ग्रुप से हटा दीजिए। तो 66 प्लस 100 मीन्स 166 एक्सक्लूड कर दीजिए। तब आप ये बोल सकते हैं कि अब इस ग्रुप में वही आइटम शामिल हैं जो इसमें होने चाहिए। ठीक, फिर बोलता है कि ये मिसरेड होने के कारण जो सही थे वो तो लाने पड़ेंगे ना आपको इसके अंदर। तो सही क्या थे? पहले वाले केस में सही नंबर था 166, दूसरे वाले केस में सही नंबर क्या था? 10। तो इन दोनों का एडिशन करिए आप, इसको उस ग्रुप में जोड़ दीजिए। मीन्स 2000 माइनस 166 प्लस 176, तो जो आपका टोटल आएगा मतलब 2010, इसको अब आप डिवाइड कर लीजिए अपने n से, और n तो BC रहेगा क्योंकि 2 बाहर गए हैं डेटा सेट से, तो 2 अंदर आ गए हैं, तो डिवाइड बाय 20। तो आपका करेक्टेड मीन आ जाएगा 2010 डिवाइडेड बाय 20। कोई आर्गुमेंट है इस पर? कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है? कोई बात नहीं समझ आ रही है तो आप पूछ सकते हैं फ्रीली। मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री है बातचीत। ठीक, लेकिन फिर मैं बोलूँगा, लेकिन रिक्वेस्ट के साथ, क्योंकि आप लोग बड़े हो, तो रिक्वेस्ट के साथ बोलूँगा कि ये सब आप पेन डाउन करते जाइए। ठीक, यस सर, कर जाएंगे। हाँ, वरना क्या होगा कि क्लास के बाद में फिर आपके दिमाग से हट जाएगा। दूसरा ये है कि जितने भी हमारे आपके साथ में लेक्चर्स हैं ये आपको IBM ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये चैनल जब आप सब्सक्राइब कर लोगे तो उस पर प्लेलिस्ट में आप रिसर्च मेथोडोलॉजी डालिएगा, तो ये सारे लेक्चर्स जो हम लोगों के हैं ये आपको वहाँ रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। तो इफ़ यू वांट टू द कभी भी आपको लगे कि किसी लेक्चर से रिलेटेड कोई बात मुझे शायद ये मिल जाती, तो वहाँ से आप ढूंढ के देख सकते हैं। ठीक, एक तरीका आपके लिए ये भी है। तो फर्दर ये 3 क्वेश्चंस हो गए। अब आपके लिए बच रहा है वो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस जो कई भागों में बटा हुआ था। और बड़े कमाल की बात है बेटा कि ये जो हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट है इसको देने वाला कौन है पता है आपको? कि जिसको बाहर के लोगों ने भी माना, भास्कराचार्य ऑफ इंडिया।
इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी थी लीलावती, उसमें इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने क्लियर अप किया था कि अगर एक कोई वस्तु वो कई भागों में विभक्त है और उसके बीच में कुछ वेट भी आ रहे हैं तो फिर हमें हार्मोनिक मीन अप्लाई करना चाहिए और उससे ये सॉल्व होगा। अब आप इसमें देखो क्या हो रहा है कि अब एक जर्नी अगर इन टोटल एक है तो यही तो कई पार्ट में बटी हुई है। हाँ सर ठीक बात है, कई पार्ट में बटी है। अब उसके बाद दूसरी बात ये आती है कि अब इसके बीच में वेट भी शामिल है, क्योंकि कोई जर्नी में स्पीड कोई दूसरी है, किसी जर्नी में स्पीड कोई दूसरी है, किसी जर्नी में स्पीड कोई दूसरी है। अगर ये स्पीड का वेरिएशन नहीं होता तो आपका काम बहुत आसान हो जाता। अब यहाँ पे स्पीड का वेरिएशन है तो आपको वेट भी डालने पड़ेंगे। तो जल्दी से हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, 1/, ठीक, 1/1, और फिर उसके नीचे फिर 1/ करके जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं वो आपको लिखनी होती हैं। ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है। अगर आपने उसको देखा है या रिवाइज किया होगा तो अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है उसके हिसाब से जो टोटल जर्नी, इफ टोटल जर्नी इज 1, तो टोटल जर्नी आपकी कितनी हो जाएगी, फटाफट से जोड़िए, 900 किलोमीटर प्लस 2000 किलोमीटर प्लस 20, ये आपका टोटल डिस्टेंस बन गया। सर ठीक है जी? 292। हाँ 2920, दिस इज द टोटल डिस्टेंस। और ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स इट इज टेकिंग प्लेस एज न्यूमरेटर, वो न्यूमरेटर की तरह ऊपर आ जाएगा। अब आपके लिए नीचे क्या आने वाले हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। नीचे आएगा फिर आपके लिए 1/, अब क्या चीज़ वो पूछ रहा है आपसे, स्पीड, 1/80 किलोमीटर इंटू काफ़ी नज़दीक है आपका आंसर स्मिता जी, 1/80 इंटू 900। ये एक फिगर बनी पहली जर्नी की। दूसरी जर्नी की बनी 1/300 इंटू 2000, दूसरी फिगर। तीसरी फिगर बनी 1/30 इंटू 20। तो ये जो आपकी फिगर्स बन गई ये डिनोमिनेटर की वैल्यूज हैं। अब इनको आप सॉल्व कर दीजिए तो डिनोमिनेटर में आपका एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 80 है और 300 है और 30 है तो आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा 2400। अब ये एलसीएम आपका करस्पॉन्ड करके न्यूमरेटर में चला जाएगा और नीचे की जो आपकी वैल्यूज हैं ये आपकी पड़ी रहेंगी। ठीक, तो एलसीएम के हिसाब से जब आप उन वैल्यूज को एडजस्ट करोगे तो एक आपको मिल जाएगी 27,000, दूसरी मिल जाएगी 16,000 और तीसरी मिल जाएगी 1,600। फिर इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो जो आंसर 157.13 कुछ इस तरीके से आ जाना चाहिए। मतलब आपको अंदाजा हो रहा है कि हाउ दिस थिंग आर यूजफुल एंड गोइंग टू बी यूज्ड in the daily life, and if anything is going to be used in the daily life, it is the research content, वो आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी का हिस्सा है और बनेगा। ठीक है ना? तो ये तो केवल मीन से डिस्कशन हमने लिए थे आपसे। बात हो रही है सेंट्रल टेंडेंसी की, तो अब इस सेंट्रल टेंडेंसी की बात को आगे बढ़ाते हैं कि आपकी जो सेंट्रल टेंडेंसी पर जो जो चीज़ें रहती हैं उसमें मीन से रिलेटेड बातचीत आपकी हो गई हमारी। अब दूसरी क्या चीज़ हो सकती है, दूसरी हो सकती है मीडियन। मीडियन कहाँ पे काम करेगी, पोजिशनल एवरेजेस में, पोजिशनल से रिलेटेड। और पहले भी मैंने आपको बोला है कि जहाँ पोजीशन की बात है वहाँ मीडियन है, क्वार्टाइल है और आपके लिए परसेंटाइल्स हैं। तीसरी क्या चीज़ आपके लिए हो सकती है, मोड। ठीक है, अब इनके फार्मूलाज और इनकी कैलकुलेशन ये आपका काम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कर लीजिए आपने। किसी दिन मैं दो तीन क्वेश्चन डालूंगा और उसका सोल्यूशन अपनी मेल पे मंगाऊंगा, तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इस बात के लिए तैयार रहेंगे। ऐसा अचानक किसी भी दिन हो सकता है, सतर्क रहिएगा। तो अब इसके बाद आएगा मोड। मीडियन के केस में मुझे ज़्यादा आपसे डिस्कस नहीं करना, मुझे आपसे डिस्कस करना है थोड़ा सा मोड के केस में, क्योंकि अगर आपने देखा नहीं होगा तो आप काफ़ी ज़्यादा भूल गए होंगे। तो मोड के केस में क्या होता है बेटा कि जो हाईएस्ट वैल्यू है वही मोड होती है, क्योंकि जब भी अगर आप कोई डायग्रामेट्रिक प्रेजेंटेशन किसी डिस्ट्रीब्यूशन का बनाओगे तो विच इज़ द हाईएस्ट पीक इज़ द मोड। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स है उसको मोड मान लिया जाता है। याद दिला रहा हूँ मैं आपको, आप सब लोगों ने किया होगा। अब क्या होता है कि अगर कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी आ जाए जो सेम है या बहुत ज़्यादा नियर बाई है, जैसे मान लेते हैं हम कि किसी की डेटा सेट में फ्रीक्वेंसी आई 20 और एक दूसरा 20 भी है। अब आपके लिए डाउट हो गया किसको मोड माने यार, एक 20 जो है वो किसी एक्स पे दिखाई दे रहा है मुझे और दूसरा 20 किसी दूसरे एक्स पे दिखाई दे रहा है, तो किसको मोड माने, कौन ज़्यादा बार आया होगा।
तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड, कि जो आपके लिए ये क्लास इंटरवल्स हैं, इनमें पहले दो दो की फ्रीक्वेंसी का टोटल पहला कॉलम, फिर एक छोड़ के दो दो की फ्रीक्वेंसी का टोटल, फिर दो छोड़ के दो दो की फ्रीक्वेंसी का टोटल, फिर तीन तीन फ्रीक्वेंसी का टोटल, फिर एक छोड़ के तीन तीन फ्रीक्वेंसी, फिर दो छोड़ के तीन तीन फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से आपके कॉलम बनेंगे इन द ग्रुपिंग टेबल। फिर नीचे आपकी जो अब उस कॉलम में जो हाईएस्ट वैल्यू आएगी, क्योंकि ये जो टोटल्स हैं इनमें फ्रीक्वेंसी के टोटल आपने लगाए हैं, तो जहाँ जहाँ हाईएस्ट वैल्यू आएगी उस कॉलम में उसको आप सर्किल कर लो, और वो जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू है किस किस क्लास ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, उन क्लास ग्रुप, भाई ऐसे आप बना रहे हैं आप अपने लिए कॉलम नंबर 1 2 3 4, और जो ये साइड नीचे गिरी हुई है वर्टिकल साइड आपकी, इस पे आपके ग्रुप्स के लिखे हुए हैं कि 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 15। तो जहाँ पर वो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट मिल रही है आपको जिस कॉलम में, उस कॉलम में किस किस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को आपने एडअप किया है उसको टिक लगाइए। आप लोग ये सारा काम कर चुके होंगे मेरे हिसाब से, नहीं कर चुके हो तो जैसे ही देखोगे याद आ जाएगा, उसको टिक लगाइए, और फिर जिसको सबसे ज़्यादा टिक मिल जाए वो कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो ग्रुप है, मान लीजिए ये मेरा मोड क्लास है, और उस मोड क्लास में मोड का फार्मूला लगा दीजिए। ठीक, उसमें मोड का फार्मूला लगा दीजिए L1 प्लस, याद है ना आपको फार्मूला, याद है? यस सर। याद है, चलिए बताइए जरा, एक आदमी बता ही दे मुझे, देखे कितना याद है, चलो जल्दी बताओ यार, सर बताओ L1 शिवम। प्लस L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F2 इंटू आई। ओके, और एक और होता है सर, वो याद नहीं है। आई नहीं, 2 इंटू डिफरेंस ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक, वही सर, आई सेम चीज है सर। हाँ आई, ठीक, आई मैं सुन नहीं पाया आपका, सॉरी। तो सी बोलते हैं। डिफरेंस ऑफ द क्लास इंटरवल, तो ये आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको फार्मूला मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक बताया इन्होंने, ये पहला फार्मूला है। इसको अब आप ध्यान से सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने फार्मूला आपसे पूछा था बेटा। इस फार्मूले से आपका काम चल जाए देन इट इज टू गुड। मतलब अब जो आप मोड ढूंढे वो आपके मोड क्लास में आपको मिल जाए, कोई झगड़ा नहीं है। इन द केस जो आपका मोड निकल के आता है वो आपके मॉडल क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करता, आप क्या करेंगे? आप अगर वो आपके मॉडल क्लास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो अब बड़ी बात हो गई यार, कि यार तो मैंने मोड निकाला और ये तो मेरे मोड क्लास में आता ही नहीं। अगर ये आपके मोड क्लास में आता नहीं है तो फिर ये वाला फार्मूला आपके लिए इररेलेवेंट है, और आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी से लिखिए दूसरा फार्मूला। दूसरा फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब पहला फार्मूला आपका वर्क नहीं करेगा, यानी आपका मोड आपके मोड क्लास में ना आए, लिख लीजिए स्टार बना के, तब दूसरा फार्मूला आपको रन कराना है, नॉर्मली नहीं कराना है। दूसरा फार्मूला तब आपका होगा L1 प्लस, लिखिए F2 अपॉन F0 प्लस F2। ठीक, ये दूसरा फार्मूला जब आप रन कराओगे तो आपको फिर आंसर आपकी मोड क्लास में मिल जाना चाहिए। अभी में मैंने चाहिए लगाया है, नहीं 99% आपको मिल जाएगा। इन केस अगर तब भी नहीं मिलता है तो एक मैथमेटिकल आपके लिए आगे छोटी सी चीज़ है, वो आप लिख लीजिए, वो रिलेशन, फिर उस रिलेशन से जो भी आउटपुट निकलता है वो बिल्कुल मोड माना ही जाएगा। दैट इज द मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तब आपने देखा मैंने मीडियन आपसे डिस्कस नहीं की, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही आप उसका फार्मूला देख लोगे तो उसको इजीली सॉल्व कर लोगे, उसमें कोई झगड़ा नहीं है। ठीक है, मोड में ये सारी दिक्कतें बेटा आती कि कहीं आपको ग्रुपिंग टेबल बनानी पड़ेगी, या फिर आपको एक फार्मूला अप्लाई करो और मोड आपको मिले ना अपने मॉडल क्लास में तो फिर आपको दूसरा अप्लाई करना है, तब ही दूसरा अप्लाई करना है, वरना नहीं करना। डायरेक्टली सेकंड फार्मूला आप मत लगाइएगा। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। सेकंड फार्मूला तब लगेगा जब हमारा फर्स्ट वर्क नहीं करेगा, और फिर अगर उससे भी कोई दिक्कत आपको आती है तो फिर आप क्या लगाएंगे, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और कई सारे आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस कंपटीशन में इस फार्मूले के ऊपर बने होते हैं कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन पे।
तो इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा ढूंढ के, तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो भी आपका ये डेटा सेट है, ये क्या है बेटा, एक मान लीजिए जैसे ग्राफ बना हुआ है, तो इस ग्राफ के साथ में मोड इज द हाईएस्ट पीक। हाँ जी, बात बिल्कुल ठीक है। और अगर आपका सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एक जैसी सारी चीजें होंगी, कोई झगड़ा नहीं है। हाँ, स्क्वीनेस हो सकती है, झुकाव हो सकता है, अगर वो सिमेट्रिक नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो झुकाव हो सकता है। अब अगर झुकाव होगा तो उसको हम कैसे पहचाने कि इस पॉजिटिवली स्क्विड और द निगेटिवली स्क्विड। तो इसको पहचानने के लिए आपका तरीका है, इफ इट इज निगेटिवली स्क्विड, अगर वो निगेटिवली स्क्विड है तो क्या होगा, उसकी जो लेफ्ट साइड की टेल है, बहुत ध्यान दीजिए और कॉपी में आप बनाइए, हाथ देखते जाइए मेरा, उसकी जो लेफ्ट साइड की टेल है ये झुकी हुई होगी, और उसका राइट साइड का जो डेटा सेट का एरिया है वो अपर होगा, मतलब ऐसे जा करके ऐसे बना होगा, वो सिमेट्रिक नहीं होगा, बेल शेप नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ये निगेटिवली स्क्विड है। पॉजिटिवली स्क्विड क्या होगा, कि जिसका राइट साइड अप होगा और वो सॉरी लेफ्ट साइड अप होगा और राइट साइड पर जाके उसमें झुकाव आया होगा, दैट इज पॉजिटिवली स्क्विड। ठीक, स्क्वीनेस होती है मतलब सुकड़न। तो जो आपका ये डेटा सेट है, अगर तो उसमें सुकड़न जो होगी या जो ये झुकाव बनेंगे, तो इनको कब निगेटिव माना जाए और कब पॉजिटिव माना जाए। तो जब निगेटिव होंगे तो इनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि मोड ऑन द टॉप, अब मोड टॉप पे है, देन मीन, मीडियन, देन मीन। तो अगर आप इस साइड से पढ़ना शुरू करोगे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको क्या दिखाई देगा, मीन, मीडियन, मोड, ये सीक्वेंस बनेगी। तो आपके लिए क्या है, निगेटिवली स्क्विड। पॉजिटिवली स्क्विड में मैंने बराबर बोला, जो पीक है वो मोड होती है, उसके बाद मीडियन आएगा, उसके बाद मीन आएगा। तो अगर हम लोग इस साइड से पढ़ रहे हैं, जैसा कि पढ़ा जाता है और आदत होती है, तो मोड, मीडियन और मीन, ये सीक्वेंस बनेगा। ठीक, तो स्क्वीनेस की कुछ बात आपके साथ डिस्कस हो गई है। ठीक, और कुछ मीन की बात आपसे डिस्कस हो गई। नाउ डिस्पर्सन, ये रिवीजन ही है बेटा, कोई पढ़ाई नहीं है इससे रिलेटेड, कोई ज्यादा क्वेश्चंस और कुछ भी मैं करा नहीं रहा हूँ। नाउ द डिस्पर्सन, डिस्पर्सन क्या है, विस्तार, कि आपका जो डेटा सेट है वो कितना उसमें फैलाव है और कितना विस्तार है। तो अब इसको जानने के लिए आपके पास क्या क्या सारे तरीके हो सकते हैं, एक मैथमेटिकल और एक ग्राफिकल। तो ग्राफिकल है लॉरेंस कर्व, ये आप देख के आएंगे और कल हम लोग इसको 5 मिनट में डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकल में आपके लिए द मेथड ऑफ द लिमिट्स एंड द मेथड ऑफ द मोमेंट्स, दो बड़े मेथड हैं, दो तरीके हैं कि अगर हम मैथमेटिकली जानना चाहें कि डिस्पर्शन का क्या अमाउंट है, ये जो हमारा डेटा सेट है इसका विस्तार या डिस्पर्सन कितना है, ये अगर हम जानना चाहें तो दो तरीके हैं, एक द लिमिट्स, मतलब कहाँ से कहाँ तक, दैट इज द लिमिट, और मोमेंट्स की वो पॉइंट कौन कौन से, दैट इज द मोमेंट्स। फिर ग्राफिक में लोरेंस कर्व, लोरेंस कर्व आज डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग के पास टाइम कम है, हम लोग मैथमेटिकल चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो मैथमेटिकल में पहली चीज आपके पास क्या होगी, रेंज। रेंज आप समझ रहे हैं ना, कहाँ से कहाँ तक, तभी तो पता चलेगा विस्तार कितना है, फैलाव कितना है। तो जो भी आपका डेटा सेट है इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। ठीक, तो जैसे केबीसी में बोला जाता है असेंडिंग ऑर्डर मीन्स नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्रम में। आप सब लोगों ने केबीसी के तो सीरियल्स देखे होंगे ना, तो ऐसे ही बोला जाता है उसमें कि नीचे से ऊपर के बढ़ते हुए क्रम में। तो ये जो ये नीचे से ऊपर के ऊपर बढ़ता हुआ क्रम है, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर, इसमें आप लगाइए। और रेंज जानने के लिए आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, द लोएस्ट वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू को आप घटा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, रेंज। बिल्कुल सिंपल है कि अगर हमारा कोई डेटा सेट है उसमें दो वैल्यू 2 से शुरू हो रही है और 90 तक गई है, तो 90 में से 2 को घटा देना है, हमको पता चल जाएगा मेरे डेटा सेट में 88 का विस्तार है, 88 तक का फैलाव है। ये तो हो गई रेंज। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा, फिर रेंज का गुणांक क्या है, कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर बिंदु पे पहुंचना है तो गुणांक सबसे ज़्यादा काम करता है। ठीक, तो पर्टिकुलर एक्स में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो परफेक्ट लोकेशन आपको मिल जाएगी, कोफिशिएंट यहाँ पे काम करते हैं। तो जो उसका गुणांक है उसको हम लोग निकालेंगे लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ द रेंज।
कराने वाला मैं इसमें अभी कुछ नहीं हूँ, आपको केवल बताता चला जा रहा हूँ जिससे तेजी से रिवाइज हो जाए आपका। अगली चीज, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं रेंज को, तो अगली चीज है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज, अब ये जो रेंज है हमारी, अब क्वार्टाइल मतलब किसी भी चीजों को 4 भागों में बांट देना। तो जो अगर हम इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब वो जो मेरा अब डेटा सेट है इसमें अगर हम क्वार्टाइल बना रहे हैं, तो जो बड़ी सी बड़ी क्वार्टाइल है और जो छोटी सी छोटी क्वार्टाइल है उनके बीच की दूरी, यही हमारे लिए इंटर क्वार्टाइल रेंज है। समझ आ रही ना बात आपको अच्छे से? क्वार्टाइल मतलब उनको 4 भागों में बांटना, तो जो बड़ा चौथा भाग है और जो छोटा चौथा भाग है उनके बीच का डिफरेंस, बस इतना ही है इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो उस डेटा का Q3 माइनस Q1, ये है आपके लिए इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब सेमी क्वार्टाइल रेंज और द क्वार्टाइल डिविएशन। अब ये जो क्वार्टाइल रेंज है इसका सेमी, तो सेमी मतलब आधा, तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, इसी को क्वार्टाइल डिविएशन भी बोलते हैं, लिख लीजिए अच्छे से, तो फुल रिवीजन आपका हो रहा है। इसी को क्वार्टाइल डिविएशन भी बोलते हैं, क्लियर है? अब द कोफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल डिविएशन। अब इस क्वार्टाइल डिविएशन में भी कोई कोफिशिएंट होगा कि मैं परफेक्ट एक्स की वैल्यू चाहिए तो मुझे कोफिशिएंट पता हो, तो जैसे ही मैं उसको डालूंगा तो मुझे परफेक्ट लोकेशन मिल जाएगी उसकी। तो द कोफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल डिविएशन क्या होगा? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। हो गया आपका काम। हाँ, अब आपको अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ आता है या कहीं पर कुछ और डिस्कशन आगे बढ़ता है, तो पहले आपको क्वार्टाइल फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तब आप इसको अप्लाई कर पाओगे। क्लियर? तो अब जल्दी से और तेजी से आगे बढ़ते हैं और इन बातों को फटाफट से कवर किया जाए। तो ये तो क्वार्टाइल से डिविएशन हमको पता चल गया, इसी के साथ हम मीन डिविएशन भी निकाल सकते हैं। और जब मीन डिविएशन निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा? हमारे पास मीन वैल्यू होनी चाहिए, ठीक। और मीन वैल्यू के बाद में फार्मूला हमारा रन करेगा, दैट इज सिग्मा। लिखिए फटाफट, सिग्मा इन द ब्रैकेट x माइनस एम अपॉन n। तो सिग्मा मतलब द होल टोटल, किस चीज का होल टोटल? x से जो आपका मीन है उसकी दूरी, ठीक। जो जो रेस्पेक्टिव x हैं उनसे जो आपने मीन निकाला है उसकी दूरी डिवाइडेड बाय द कैपिटल N, मीन्स द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। इसको बोलेंगे हम मीन डिविएशन। और इसमें अगर x से मीन की वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव आ रही हैं तो उनको ऑलवेज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, ठीक। ये है आपके लिए मीन डिविएशन। नाउ द कोफिशिएंट ऑफ द मीन डिविएशन, कि अगर हमें मीन डिविएशन का कोफिशिएंट चाहिए तो इसके लिए जो मीन डिविएशन निकाला है डिवाइडेड बाय द मीन इज द कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। ये हमको मीन से भी मिल सकता है, ये हमको मीडियन से भी मिल सकता है, ये हमको मोड से भी मिल सकता है। तो मतलब मीन डिविएशन डिवाइडेड बाय द मीन और मीडियन और मोड, तो आपको कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन मिल जाएगा। और ये जो आपका ऊपर का फार्मूला था वेयर x इज सब्सट्रैक्टेड बाय द कैपिटल M, तो ये मीन भी हो सकती है, मीडियन भी हो सकती है और मोड भी हो सकती है। इन तीनों के थ्रू हम जो वैल्यू ऑब्टेन करेंगे उसको बोलेंगे मीन डिविएशन ही, ठीक। और फिर इससे फर्दर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन भी जान सकते हैं। यहाँ तक की बात हो गई। अब आगे बढ़ जाइए, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहाँ के लिए? किसी भी रिसर्च के लिए, किसी भी स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस को यूज़ करने के लिए, किसी भी फोरकास्टिंग और इनसाइट को जानने के लिए, दैट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन। आपने सबने इसका नाम सुना होगा, इसको डिनोट करते हैं बाय द वे ऑफ सिग्मा। तो आगे आपके लिए क्या चीज़ आने वाली है? स्टैंडर्ड डिविएशन। फटाफट से हम लोग कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में जितनी इसकी और बात हो जाए, ठीक है ना। तो जल्दी से स्टैंडर्ड डिविएशन क्या चीज़ होती है फटाक से देखिए। स्टैंडर्ड डिविएशन में आपके प्लस माइनस की साइन को इग्नोर नहीं किया जाता, स्क्वायर कर दिया जाता है।
डिविएशन के जो प्लस माइनस के साइन आए, आप समझ रहे हैं ना, डिविएशन आपने एक मीन लिया, मान लो 30 आता है, कोई एक्स आपका 40 भी हो सकता है, कोई एक्स आपका 20 भी हो सकता है, तो ये प्लस माइनस की वैल्यू को क्रिएट कर देंगे, कोई ज़्यादा है कोई कम है, ठीक। तो एक्स माइनस एम है तो कहीं प्लस आएगा कहीं माइनस आएगा। जो नॉर्मल मीन डिविएशन हम लोग निकाल रहे थे उसमें बोलते थे प्लस माइनस को इग्नोर कर दो और सबको प्लस मान लो, मतलब दूरी को दूरी मानो, चाहे वो राइट हैंड साइड हो चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो, ये बोलता है मीन डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन कहता है उसको स्क्वायर कर दो, जब आप स्क्वायर करोगे तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगी वो, साथ ही फिर उसको डिवाइड करने के लिए भी कुछ अलग से बोलता है, वो देखते हैं क्या है। तो प्लस और माइनस साइन को इसमें क्या करना होता है डिविएशन के, आपको स्क्वायर करना होता है। और अगर आपको एक लाइन में लिखना हो व्हाट यू स्टैंड बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन, तो आपकी एक लाइन की डेफिनेशन क्या बन सकती है, इट इज द स्क्वायर रूट, लिखिए फटाफट, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डेविएशन, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डेविएशन। डिविएशन का जो स्क्वायर है उसके एवरेज का स्क्वायर रूट है, ठीक, उसके एवरेज का स्क्वायर रूट है। तो फॉर्मूला आपके लिए क्या बन जाएगा, जल्दी से देखिए, आपके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन कैपिटल एन का स्क्वायर रूट। और ये सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार क्या है कि आपका वही डिविएशन का और उसके ऊपर स्क्वायर है, ये न्यूमरेटर हो गया आपका, डिवाइडेड बाय द कैपिटल एन, द टोटल नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इन दैट डेटा सेट, इसका स्क्वायर रूट आपको निकाल लेना है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, सिंपल फॉर्मूला। इसको फिर फर्दर डिनोट कर सकते हो आप सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन, फिर अगर कहीं पर हम कर तो एक्स स्क्वायर अपॉन एन का होल स्क्वायर, ऐसे करके वो आगे कई सारे फॉर्म में इसका फॉर्म चेंज होता चला जाता है, पर बेसिक फार्मूला आपके लिए यही है, ठीक है। तो ये चल रहे हैं हम लोग थोड़ा बेटा, क्योंकि ये मैं इसको कवर नहीं करना चाहता था, एक्चुअल बात है ये, मैं आपको सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशंस पर और हाइपोथेसिस पे ले जाना चाहता था, लेकिन अगर ये चीज़ें छूट जाएंगी और इनको आपने अच्छे से नहीं किया है तो ये ठीक बात नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। दैट इज़ वाई आई एम जस्ट टेकिंग दीज क्लासेस एज अ शार्प रिवीजन। कितना अच्छा आप इसको कोऑपरेट करोगे उतना अच्छा आपके लिए काम करेगा शार्प रिवीजन। नाउ इफ द कोफिशिएंट ऑफ एस डी यू नीड, अगर आपको एस डी का कोफिशिएंट चाहिए तो वो आप कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय द अरिथमेटिक मीन। लिखते चले जाओ सारे लोग फटाफट तेजी से, ठीक है ना। भाषण वाली क्लास बहुत हो गई, थ्योरी वाली लंबे लंबे लेक्चर वाली, तो स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय द अरिथमेटिक मीन, इससे आपको मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन। नाउ वन रिलेशन बिटवीन द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन। पता होगा आप लोगों को कि स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर वेरिएंस होता है, ठीक, ये भी आप लिखते चलिए फटाफट से। तो अब आपके लिए क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन अगर आपको चाहिए, इफ यू नीड द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन, देन इसके लिए आपका फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय द एक्स बार, मतलब आपका मीन, अरिथमेटिक मीन, इनटू 100। इससे आपको क्या मिल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यहाँ तक हमारी आपकी बात हो गई है। अब एक बात और करेंगे हम, उसके बाद हमारा आपका 11:05 का टाइम भी हो जाएगा। ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है जो आगे आपके टेस्ट आने वाले हैं उसमें इसका बड़ा यूज होने वाला है। व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन की, कि ये क्या करता है आपके लिए, एरिया कवर करता है, द डिस्टेंस बिटवीन द वन एस टी प्लस माइनस, लिखो कितना होगा 68.27%। अगर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा सेट बना है और उसमें बीच में आपके लिए अरिथमेटिक मीन है, तो जो डिविएशन क्या होगा उससे दूरी, तो एक स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द आइदर साइड ऑफ द मीन, मतलब प्लस में एक डिविएशन और माइनस में एक डिविएशन, उस डेटा सेट का कितना एरिया कवर करेगा, 68.27%। फटाफट से लिखो, द डिस्टेंस बिटवीन द टू डिविएशन आइदर साइड ऑफ द मीन प्लस माइनस, मतलब अब दो एस टी की वैल्यू अगर हम लें फ्रॉम द डिविएशन राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड, तो ये कितना एरिया कवर करेगी टोटल डेटा सेट का, 95.45%। और अगर तीन डिविएशन का एरिया हम लोग लें
ST3 plus minus either side of the center point, either side of the arithmetic mean, और ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होना चाहिए, शर्त ये है, स्टार बना के लिख लीजिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होना चाहिए, बेल शेप जिसको आप बोलते हैं। तो ये कितना एरिया कवर करेगा? 99.73। ठीक, तो इतनी सारी बातें हमारी आपके साथ आज हो गई हैं। अब आपका काम यह है कि आपको आइडिया हो गया होगा, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए घर जाके आज। फर्दर इससे आगे आप बढ़ जाइए और कोरिलेशन और रिग्रेशन इनको भी देख लीजिए। तो कल जो इसमें आपको कोई डाउट हो तो वो आप पूछ लीजिएगा, और आगे कोरिलेशन और रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज़, उनसे रिलेटेड कुछ बातचीत हम लोग करेंगे, और फिर टाइम बचता है तो आगे बढ़ जाएंगे हाइपोथेसिस की ओर। ओके, नाउ इफ देयर इज एनी क्वेरी रिगार्डिंग टुडेज सेशन तो उसको प्लीज़ जल्दी से पूछ लीजिए, बिकॉज टाइम ऑफ योर क्लास इज जस्ट ख़त्म ही होने वाला है वो। हाँ, यस, एनी क्वेरी रिगार्डिंग टुडेज सेशन? एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या चीज़ बेटा? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में आपको सिग्मा डिवाइडेड बाय द अरिथमेटिक मीन इनटू 100। सिग्मा मीन्स द स्टैंडर्ड deviation divided by the arithmetic mean, that is the x bar, into 100. This is the coefficient of variation. ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया आपका, और वो बात आपको बहुत याद रखनी है, हाइपोथेसिस ऑफ टेस्टिंग में काम आएगी। द रेंज कवर्ड बिटवीन द ST1 from the either side, ST2 from the either side, and ST3 from the either side of the mean in a normal distribution. ठीक है, एनी अदर क्वेरी बेटा? कोई और क्वेरी किसी के पास है? कुछ भी पूछना है आपको, कुछ कहना है स्टडी से हट के भाई, कुछ और? नो सर। ओके, तो थैंक यू, देन थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। हैव अ नाइस मीटिंग। थैंक यू सर। बेटा, थैंक यू।